So very good afternoon all. Welcome to BSc Institute. अभी तक हम लोगों ने हमारे MCQ सीरीज में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म किया। प्राचीन जो इतिहास था उससे सारे के सारे जो टॉपिक्स थे उनके MCQs को सॉल्व किया। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन में भी मेडिवल हिस्ट्री में भी हमने सारे MCQs को सॉल्व कर लिया है। या जितने भी टॉपिक्स निकल सकते थे मध्यकालीन इतिहास से मेडिवल हिस्ट्री से हमने उन सबको क्लियर करा। अब इसके बाद हमने लास्ट में मराठास को मतलब खत्म किया था। जो हमारा लास्ट सेशन था वो मराठास के ऊपर था और फिर मराठास से हमने अंग्रेजों की तरफ आना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज से हम लोग जो बोल सकते हैं कि आधुनिक इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हमारे इधर क्या बोल सकते हैं कि जो कंपनियां थी जो यूरोप से धीरे मतलब बोल सकते हैं एक एक करके यूरोप की अलग अलग कंपनियों ने भारत में आना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो हमारे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन है, द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज है, आज उसको हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो कि बेसिकली जो थे कि यूरोप से बस अंग्रेज ही इंडिया में आए थे रूल करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांस के लोग भी आए थे, पुर्तगाल के लोग भी आए थे, डच लोग भी आए थे। तो ये सारे के सारे लोग कहाँ किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे? यूरोप से बिलोंग करते थे। ये चीज याद रखना। ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात करो तो कॉन्टिनेंट सबसे मतलब बोल सकते यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे बोल सकते ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, डच लोग थे, फ्रेंच के लोग थे, तो ये और पुर्तगाल के लोग थे। तो वो क्या करने के लिए आए थे? हमारे इधर इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। तो व्यापार के लिए उनको एक कंपनी ओपन करनी थी ना, कंपनी खोलनी थी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा? इंडिया में आके कंपनी खोलना स्टार्ट किया। और कंपनी खोलने का मेन उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ठीक है, व्यापार करने करते करते उनको हमारे इंडिया में लूप होल्स देखना स्टार्ट हो गए कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है मतलब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। अगर लोगों की मानसिकता भी ऐसी नहीं है, अगर लोगों को चाहे तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं या अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर क्या करना स्टार्ट किया? राज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज थी जो हमारे बोल सकते भारत में आई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा राज हम पे किसने किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने किया है। ठीक है, फ्रेंच के लोग भी उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट थे, पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था जितना अंग्रेजों का हमारे ऊपर था। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहली चीज, अब देखो इन सब से समझने से पहले एक चीज समझ लो। देखो इसको लिख लो एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर यूरोपियन कंपनीज की बात करो तो यूरोपियन कंपनीज में कितनी कंपनीज हमको देखने को मिलती है? पहले पुर्तगाल से कंपनी के बारे में देखने को मिलता है, दूसरे ब्रिटिशर्स देखने को मिलते हैं, तीसरे डच लोग देखने को मिलते हैं, चौथे डेनिश के लोग और पांचवे हमको फ्रांस के लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इस चार्ट को समझ बताने का हमारा मेन मकसद क्या है कि सबसे पहली चीज हमको क्या समझनी है कि ये जो कंपनीज है वो इंडिया में किस ईयर में आई थी।
ठीक है, सबसे पहली चीज हमको क्या देखनी है कि ये जो कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज फॉर्म हुई थी, ये चीज याद रखना। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हमको क्या समझ में आता है, वो किसको बिलोंग करती है, ब्रिटिशर्स को बिलोंग करती है। पर ये चीज याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी बोल सकते, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था, और डच ने भी जो कंपनी बना के रखी थी उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। ठीक है, तो हर किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया था, पर बेसिकली हमको आगे का जो फुल फॉर्म है वो देखना है। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, पर इतना चीज समझ लेना कि वो इंडिया में किस टाइम पे आए थे, किस ईयर में आए थे। ठीक है, तो पहली चीज यहां पे देखो उसको, तो हमारे जो पुर्तगालीज थे वो इंडिया में किस ईयर में आ गए थे, ठीक है 1498 में आ गए थे। फिर डच लोगों की बात करूं तो डच लोग जो थे वो इंडिया में किस ईयर में आए थे, 1605 में आए थे। किस ईयर में आए थे? और ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स इंडिया में किस ईयर में आए थे? ठीक है, 9 पढ़ा था हम लोगों ने, 8 और 9 का टाइम जो बोल सकते हैं। फिर डेनिश की बात करो तो डेनिश लोग किस ईयर में आए थे? 30 में आए थे। और हमारे जो फ्रेंच लोग थे वो किस ईयर में आए थे? 1668 में आए थे। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। अब देखो यहां पे, अब ये क्या लिखा है मैंने यहां पे, कंपनी इस्टेब्लिशमेंट। कंपनी इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि वो कंपनियां कब बनी थी। ठीक है, वो कंपनियां कहां पे बनी होंगी, सबसे पहले अपने देश में बनी होंगी ना, तो उन देश के बारे में देख ले कि वो जो कंपनियां थी वो उनके देशों में कब फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो जो पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो कंपनी किस पुर्तगाल में किस ईयर में फॉर्म हुई थी, जिस ईयर में भारत आए थे उसी ईयर में फॉर्म हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स की कंपनी किस फॉर्म में हुई थी, हमारी 1600 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, डच कंपनी जो थी 1602 में आई थी। फिर डेनिश कंपनी जो थी 1616 में आई थी। और जो फ्रेंच कंपनी थी 1654 में बनी थी। अब देखो यहां पे, अब इतना समझो यहां पे, ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहली चीज हमको क्या देखना था, अराइवल देखना था कि भारत में उनका अराइव किस ईयर में हुआ था। ठीक है, पोर्तुगीज की बात करो तो पोर्चुगीज इंडिया में किस ईयर में आए थे, तो 1498 में आए थे। ये चीज क्लियर हो गई। और बोल सकते हो पुर्तगाल में उनकी जो कंपनी थी वो कंपनी भी किस ईयर में बनी थी, 1498 में ही बनी थी। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में किस ईयर में आए थे, 1609 में आए थे। पर उनके इधर में जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस ईयर में बन गई थी, 1600 में बन गई थी। ठीक है, जो क्वीन एलिजाबेथ थी उस टाइम पे उन लोगों ने एक चार्टर फॉर्म कर लिया था, उस चार्टर के फॉर्म से उन्होंने उस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में किया था, 1600 में किया था। कंपनी 1600 में बन गई थी, पर इंडिया में आते आते कितना टाइम लग गया था उनको, 8 साल लग गए थे। फिर वहीं पे अगर मैं डच की बात करूं, डच से क्या समझते हो आप लोग, डच लोग कौन है? आज के टाइम पे हम जिसको नीदरलैंड बोलते हैं ना, तो उसके टाइम पे लोगों को किस कैसे पीपल बोला जाता था, डच पीपल बोला जाता। तो डच जो पीपल थे वो इंडिया में किस ईयर में आए थे, 1605 में आए थे। पर उनके इधर में वो कंपनी किस ईयर में बन गई थी, 1602 में बन गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद डेनिश लोग कौन होते हैं, जो डेनमार्क के लोग होते हैं। डेनमार्क हम लोगों ने देखा है, तो डेनमार्क के लोगों को क्या बोला जाता है, डेनिश पीपल बोला जाता है, डेनिश कंपनी बोला जाता है। तो डेनिश कंपनी जो थी वो इंडिया में किस ईयर में आई थी, और उनके इधर में कंपनी किस ईयर में बन गई थी। और सबसे लेट कौन आए थे, फ्रेंच के लोग आए थे। तो फ्रेंच के लोगों ने इंडिया में किस ईयर में अराइव किया था, ठीक है 1668 में आए थे। और उनके इधर फ्रेंच में वो जो कंपनी थी वो किस ईयर में बन गई थी। क्लियर हो गया। तो ये चीज हमको याद रखनी, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उनके इधर पे जो कंपनी थी वो किस ईयर में बनी थी और इंडिया में वो किस ईयर में आए थे। तो सबसे पहली चीज हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी वो किस ईयर में बन गई थी, 1600 में बन गई थी। और उनको भारत में आते आते कितने साल लग गए, 8 या 9 साल लग गए। तो 1609 में उन्होंने क्या बना था, इंडिया में एक कंपनी फॉर्म करी थी। ये चीज क्लियर हो गई। तो इतना याद रखना कि इस तरफ की जो कंपनी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनकी देशों में हुई है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात करें तो 1600 मतलब कि उनके इधर, मतलब लंदन में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी किस ईयर में फॉर्म हुई थी, 1600 में फॉर्म हुई थी। इंडिया में किस ईयर में फॉर्म हुई थी यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद पुर्तगाल में वो कंपनी किस ईयर में बन गई थी, 1498 में बन गई थी। और इंडिया में भी वो किस ईयर में आए थे। फिर इसके बाद हम लोग डच पीपल की बात करें तो डच कंपनी जो थी वो किस ईयर में बन गई थी, और यहां पे आके किस ईयर में, यहां पे इंडिया में किस ईयर में आई थी। और फिर इसके बाद डेनिश पीपल की जो कंपनी थी वो कब बन गई थी, और यहां पे कब आए थे वो। और सबसे लास्ट में कौन आए थे,
फ्रेंच लोगों की जो कंपनी थी वो किस ईयर में बन गई थी, और इस ईयर में यहां पे किस ईयर में आई थी वो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल के लोग। ठीक है, कौन लोग आए थे, और सबसे लेट कौन गए थे यहां से, पुर्तगाल के लोग ही गए थे। किस ईयर में गए थे, 1961 में गए थे। ठीक है, जो गोवा को उन लोगों ने खाली किया था ना, तो किस ईयर में किया था, तो लगभग 450 साल पुर्तगाल के लोग जो थे वो इंडिया में, या पुर्तगाल के लोगों ने इंडिया पे राज किया है। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो लोग, वास्को डिगामा किस वर्ष में हमारे कालीकट पहुंचे थे, किस ईयर में आए थे वो। ठीक है, तो लोगों ने डेट बताना भी स्टार्ट कर दिया। तो किस ईयर में आए थे वो, अभी हमने देखा 1498 में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले किस काम के लिए आए थे, वो कंपनी फॉर्म करने के लिए आए थे, व्यापार के हिसाब से आए थे। तो यहाँ पे उन्होंने इंडिया को फाइंड आउट करा था सबसे पहले। तो किसने इंडिया को सबसे पहले फाइंड आउट किया था, और वो वास्को डिगामा जो थे वो किस कौन से देश से आए थे। ठीक है, तो किस ईयर में इंडिया में आए थे वो। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वास्को डिगामा पहले ऐसे इंसान थे क्या जिसने बोल सकते हो कि सी रूट को फाइंड आउट किया था। ऐसा पहला कौन सा इंसान था जिसने सबसे पहले सी रूट को फाइंड किया था, उसका नाम बताओ सभी कमेंट सेक्शन में। समुद्र के रास्तों को सबसे पहले फाइंड आउट करने वाला इंसान कौन सा था। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी कनेक्ट होती है। मैंने हेनरी द नेविगेटर के बारे में बताया था, तो वो पुर्तगाल का एक शासक था और उसको समुद्र के रास्तों को जानने का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए वो लोगों को उत्साहित करता रहता था, प्रेरित करता रहता था कि भैया जाओ और वो समुद्र के रास्ते मतलब ढूंढ के लेके आओ। तो वास्को डिगामा को भी उसी ने भेजा था। पर उससे पहले एक और इंसान था जिसको उसने भेजा था, उसका नाम बताओ कोई। कोलंबस नहीं था भैया, मुझे लगता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका नाम देख लो एक बार। ठीक है, उसका नाम क्या था, बार्थोलियो मियो डियाज। ठीक है, तो ये पहला ऐसा समुद्री बोल सकते हो कि इंसान था जिसने समुद्र के रास्तों को सबसे पहले फाइंड आउट किया था। ठीक है, किसने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, बार्थोलियो डियाज ने। ठीक है, ये पहला ऐसा बोल सकते हो कि समुद्र के रास्तों को फाउंड करने वाला इंसान था। दूसरा कौन सा था, वास्को डिगामा था। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल से ही बोल सकते हो कि हमारे दोनों ने स्टार्ट की थी जनरी। वास्को डिगामा ने भी वहीं से स्टार्ट किया था, और बार्थोलियो डियाज ने भी कहां से स्टार्ट किया था, पुर्तगाल से ही स्टार्ट किया था। अब देखो, जब डियाज ने अपने समुद्री रास्तों को स्टार्ट किया तो उसने पुर्तगाल से शुरू होके सबसे पहले कहां पर आया वो, ने केप ऑफ गुड होप के बारे में सुना है। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता था वो सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया था, किसने फाइंड आउट किया था। अब ये चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बोल सकते पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप का जो समुद्री रास्ता है वो किसने फाइंड आउट किया था, वास्को डिगामा ने पहले नहीं किया था। वास्को डिगामा से पहले इसका रास्ता किसने फाइंड आउट किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ठीक है, इसके बाद का हम लोग बोल सकते हैं कि केप ऑफ गुड होप से इंडिया का जो रास्ता था उसको फाइंड आउट करने वाला पहला इंसान कौन था, वास्को डिगामा था। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो जो पुर्तगाल से बोल सकते कि हमारे जो वास्को डिगामा ने जर्नी स्टार्ट की थी वो सबसे पहले पुर्तगाल से आते आते कहां पर आए थे, केप ऑफ गुड होप पे आए थे। और केप ऑफ गुड होप से ही फिर वो कहां पर आए थे, हमारे कैलीकट पे लैंड हुए थे, जो कि इंडिया का पार्ट था। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये चीज हमको मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाल से हमारा केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता था वो सबसे पहले फाउंड करने वाला ट्रेवलर कौन था, तो ठीक है, बार्थोलो डियाज था। वो कहां का था, पुर्तगाल का था।
ठीक है, वास्को डिगामा ने क्या नया इवेंट करा, तो उसने गुड वो केप ऑफ गुड होप से कहां का रास्ता का फाइंड आउट किया था, कैलीकट का या इंडिया का रास्ता फाइंड आउट किया था। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपके जो एग्जामिनर है आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है कि भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाल का यात्री कौन सा है, तो वास्को डिगामा है। किस ईयर में आया था वो। अब वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगाल का ऐसा पहला कौन सा मतलब इंसान है जिसने सी रूट को सबसे पहले, समुद्री रास्ते को सबसे पहले फाइंड आउट किया था, तो वो कौन है, बार्थोलोमेओ डियाज। ठीक है, तो किस ईयर में किया था उसने, उसने किया था 1487 में। किस ईयर में किया था, ठीक है, तो 1487 ने उसने पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप का रास्ता फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद का जो केप ऑफ गुड होप से कैलीकट का जो रास्ता है वो वास्को डिगामा ने किस ईयर में, मतलब कैलीकट किस ईयर में आया था वो। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और बनते हैं। वास्को डिगामा की हेल्प करने वाला एक बोल सकते हो कि गुजराती वो सब व्यापारी था, उस गुजराती व्यापारी का नाम क्या था, सब बताओ। ठीक है, तो अब्दुल मनीज जो था वो गुजराती व्यापारी था जिसने किसकी मदद की थी, वास्को डिगामा की मदद की थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन आएगा वो बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी रूट की बात करें तो सी पुर्तगाल से दो लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। सबसे पहले वो बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था 1487 में, तो उसने पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता फाइंड आउट किया था, जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप को क्या बोला जाता है आज के टाइम, साउथ अफ्रीका का नाम सुना है। ठीक है, तो क्रिकेट देखते होगे उन लोगों को पता होगा ज्यादातर। तो जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, तो कैपिटल को क्या बोला जाता है, केप टाउन बोला जाता था। तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था, केप ऑफ गुड होप बोला जाता था। और एक और नाम था उसका, उसका दूसरा नाम क्या था, केप ऑफ स्टॉर्म, केप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बोल सकते समुद्री बोल सकते कि तूफान वगैरह आया करते थे इस रास्ते में, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, केप ऑफ स्टॉर्म भी बोला जाता था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ स्टॉर्म एक ही चीज है, जिसको आज के टाइम पे हम केप टाउन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, वास्को डिगामा जहाज जिसके द्वारा वो भारत आया था उसका नाम क्या था, उसके जहाज का नाम बताओ। क्या था, यहाँ पे मिक्स्ड आंसर मिल रहा है। तो जो वास्को डिगामा था वो भारत आया था तो अपने जहाज से ही आया होगा ना, तो उस जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल। क्या नाम था उसका, साओ गैब्रियल। उस जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल उसके जहाज का नाम था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, भारत में पहला पुर्तगाली वायास कौन था, हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। पुर्तगाल का सबसे पहला वाइसरॉय कौन था इंडिया में। ठीक है, वाइसरॉय की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन था वो हमारा, आलमिंड था। ठीक है, कौन था, उसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बताओ, फ्रांसिस्को डी एलमिंड। ठीक है, इसका बेसिकली ये चीज याद रखना। ये किस लिए फेमस है, इसने एक तरीके की नीति स्टार्ट की थी, उस नीति का नाम क्या है या उस ट्रीटी का नाम क्या है। ठीक है, तो उसने एक नीति स्टार्ट की थी जिसको क्या बोला जाता है, ब्लू वाटर ट्रीटी या ब्लू वाटर नीति। ठीक है, ये इसके लिए फेमस है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्लू वाटर जो नीति थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, फ्रांसिस्को डी एलमेट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब देखो, और ये भी बोला जाता है कि इसने बहुत सारे जो अरब व्यापारी थे या अरब लोग थे उनको भी हराया था। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने कैलिकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कैलिकट? ठीक है, तो कौन था वो? जैमोरिन था। कौन था वो? जैमोरिन कहाँ का बोल सकते हैं कि रूलर था या कहाँ का शासक था? कैलिकट का शासक था, रूलर ऑफ कैलिकट। कैलिकट कहाँ पर आता है? कैलिकट और कैलकटा अलग अलग है, याद रखना। कैलिकट कहाँ पे बिलोंग करता है? केरल में आता है, केरला में आता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो उसका स्वागत किसने किया था वास्को डी गामा का? जैमुरिन ने किया था। और उसको गाइड किसने किया था, कौन सा व्यापारी था? ठीक है, अब्दुल मजीद। ये दो क्वेश्चंस याद रखना वास्को डी गामा से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, मैच करना है आपको। एक तरफ आप उनकी कंट्रीज दे के रखी है और एक तरफ उनके जो बोल सकते ट्रेवलर्स के नाम है, वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली चीज वास्को डी गामा की बात करें तो वो तो हमको पता है कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने वो, आपने किसके बारे में सुना है? कैप्टन कुक के बारे में सुना है या कोलंबस के बारे में सुना है? तो कोलंबस किस कंट्री को बिलोंग करते थे? स्पेन को बिलोंग करते थे। ठीक है, क्रिस्टोफर जो आपके कोलंबस थे वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे? उन्होंने किस कंट्री या किस कंट्री को फाइंड आउट किया था? अमेरिका को फाइंड आउट किया था। किसको फाइंड आउट किया था? कैप्टन कुक जो थे वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे? ब्रिटेन को बिलोंग करते थे। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन को बिलोंग करते थे। ठीक है, उन्होंने किस कंट्री को फाइंड आउट किया था? ऑस्ट्रेलिया को फाइंड आउट किया था। किस कंट्री को फाइंड आउट किया था? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग अलग है। जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप में लाया करता है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। और तस्मान की जो बात हो रही है, वो तस्मान किस कंट्री को बिलोंग करते थे? अब एक ही बचा हमारे पास। अब इसको कौन बताएगा तस्मान ने किस कंट्री को फाइंड आउट किया था? और एक और, उन्हीं के नाम पर एक कंट्री, मतलब बोल सकता है कि एक आइलैंड बना के रखा है। ठीक है, तो दो चीजों को फाइंड आउट, दो आइलैंड को फाइंड आउट किया था, एक तस्मानिया और एक हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है, कीवीज जिसको बोला जाता है। अब जो तस्मानिया वाला एरिया है, वो जो तस्मानिया है वो ऑस्ट्रेलिया में ही आता है, ये चीज याद रखना। ऑस्ट्रेलिया अगर इतना बड़ा पार्ट है आपका पूरा का पूरा, तो उसके जस्ट नीचे तस्मानिया, ये चीज याद रखना। ठीक है, आप अगर मैप में देखोगे तो तस्मानिया वाला एरिया और न्यूजीलैंड को किसने फाइंड आउट किया था? तस्मान ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वास्को डी गामा की बात करो तो वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे? पुर्तगाल को। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो वो किस कंट्री से और किस कंट्री को फाइंड आउट किया था उन्होंने? फिर कैप्टन कुक की बात करो तो कैप्टन कुक कहां से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से। किस कंट्री को फाइंड आउट किया था? और तस्मान की बात करो, तस्मान किस कंट्री को बिलोंग करते थे? जिसको आज के टाइम पे नाइदरलैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और वो उन्होंने कौन कौन सी कंट्री को फाइंड आउट किया? तस्मानिया का एक लैंड को, तस्मानिया के एक आइलैंड को और न्यूजीलैंड को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, हमने पहले वाइस रॉय के बारे में पढ़ा था, जो पुर्तगाली का सबसे पहला वाइस रॉय कौन था इंडिया में। अब यहाँ पे एक्चुअल फाउंडर की बात हो रही है कि रियल फाउंडर किसको बोला जाता है पुर्तगाली पावर का इंडिया में। वास्तविक स्थापक बोल सकते संस्थापक कौन बोला जाता है पुर्तगाली शक्ति का?
ठीक है, तो किसने किया, किसको बोला जाता है, अल्बुकर्क को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अब अल्बुकर्क के बारे में बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कौन सी है, वो तो हमने उसका पढ़ लिया था, ब्लू वाटर पॉलिसीज का बोल सकते हो, उस वॉइस रॉय का ही था। ठीक है, अब पहली चीज देखो, अगर अल्बुकर्क की बात करोगे तो उसने किसको कैप्चर किया था, गोवा को कैप्चर किया था। किसको कैप्चर किया था, किधर, किससे कैप्चर किया था, फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, फ्रॉम सुल्तान ऑफ, ठीक है, किस ईयर में किया था, 1510 में किया था। क्लियर हो गया। अब पुर्तगाली साम्राज्य की बोल सकते कैपिटल पहले क्या थी, कोचिन थी, बाद में क्या हो गई थी, उसको ट्रांसफर, उसको कैपिटल किस, गोवा को कैपिटल किसने बनाया था, नहीं भैया, नीनो डी चुन्हा ने बनाया था। किस ईयर में बनाया था, 1530 में बनाया था। ठीक है, अल्बुकर्क का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम क्या था, नीनो डी चुना नाम तो उसका नाम था। उसने पहले बोल सकते हो पुर्तगाली की कैपिटल क्या होती थी, राजधानी क्या होती थी, कोचिन, कोचिन से चेंज करके क्या बना दिया उसने, किस ईयर में बनाया था, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, गोवा को कैप्चर किस ईयर में किया गया था, किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। किससे किया था, बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, फिर दूसरी चीज की, गोवा को पुर्तगाली ने अपनी कैपिटल किस ईयर में बनाया था, 1530 में बनाया था। उसको कैपिटल किसने बनाया था, ठीक है, नीनो दी चुना ने बनाया था। किस ईयर में बनाया था। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके के क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनवाया था। तो सबसे पहला किला पुर्तगालियों ने कहां पे बनवाया था भैया, ठीक है, तो अभी हमने देखा था पुर्तगालियों की पहले राजधानी क्या थी, कोचिन थी। तो सबसे पहले वो किला कहां पे बनवाया उन लोगों ने, तो कोचिन में ही बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज, जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने दक्कन पे अपनी सत्ता को स्थापित करने में क्यों विफल रहे थे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो फ्रेंच पीपल थे वो डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन वाले रीजन को कब्जा क्यों नहीं कर पाए थे उस पर। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स में तो देखोगे तो आपका कौन सा है, डेक्कन वाला प्लेट्यू पे राज कौन करता था, किसके पास ज्यादा पावर थी वहां पे, अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों की हम लोगों ने देखी थी कि अंग्रेजों के पास आर्मी कैसी थी, सेना कैसी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो इसलिए जो फ्रेंच की आर्मी थी वो बोल सकते हो वो अंग्रेजों की सेना के सामने टिक नहीं पाती थी। इसलिए जो फ्रेंच आर्मी थी या फ्रेंच के लोग थे वो डेक्कन वाले एरिया को क्या नहीं कर पा रहे थे, कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, या बोल सकते कि अपने पार्ट नहीं बना पा रहे थे। तो अंग्रेजों के पास कैसी सेना थी, मजबूत सेना थी। ठीक है, तो उस सेना को हराना फ्रेंच वाले लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो डेक्कन वाले एरिया को क्या नहीं कर पा रहे थे, उस पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी रूट सेंटर इन इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले सी रूट जो था उसका व्यापार करने के लिए कौन आया था, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते से कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा आया था। तो वास्को डिगामा जब आया था तो व्यापार करने के लिए आया था। यहाँ पे काली मिर्ची के लिए आया था, बेसिकली वो बोल सकता है ब्लैक पेपर के लिए। तो जब वो यहाँ से ब्लैक पेपर अपने पुर्तगाल लेके गया था तो लगभग उसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। उसको देखा देखी सारे के सारे लोग खुश हो गए थे कि भैया इतना सारा मुनाफा कैसे आ गया। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने आना स्टार्ट किया था।
ठीक है, तो समुद्र के रास्ते से सबसे पहले कौन से यूरोपियन ने भारत के साथ व्यापार किया था? तो वास्को डिगामा ही था सबसे पहला। वास्को डिगामा यहाँ से काली मिर्ची भर के ले गया था, वहां पे जाके उसने जब बेचा तो 60 गुना मुनाफा हुआ था उसको। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, बंगाल में निम्नलिखित कारखानों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया कारखाना कौन सा है? Who among the following factories in Bengal the one established by Portuguese was? ठीक है, तो ये बंगाल में बोल सकते हैं कि ये कारखाने से, पर इन कारखानाओं में से कौन सा कारखाना पुर्तगालियों को बिलोंग करता है? तो एक करता तो सब लोग करने लगते हैं। कौन सा वाला कारखाना था? हुगली वाला लीजन था। कौन था? हुगली का जो कारखाना था वो किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, with reference to the Pondicherry or now called Puducherry, consider the following statement. पौंडीचेरी या अब पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए सभी, कौन सा स्टेटमेंट सही है पौंडीचेरी से रिलेटेड? ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वॉज पोर्चुगीज। तो सबसे पहले पोर्चुगीज पे कब्जा किसने किया था? पुर्तगाली लोगों ने किया था। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है? अब दूसरा देखोगे तो द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर फ्रांस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। तो उन्होंने कभी भी फ्रेंच पीपल्स ने पौंडीचेरी को अपना कब्जा, मतलब कब्जा करने की कोशिश की ही नहीं थी। दूसरा स्टेटमेंट कैसा हो गया? ठीक है, फिर तीसरा, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। ऐसा नहीं है कि कभी भी जीवन में उन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं की। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है, उन्होंने कोशिश की थी, मतलब किया भी था उन्होंने। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया? पहला वाला स्टेटमेंट, कि उन्होंने पौंडीचेरी पे सबसे पहले पावर स्टैब्लिश करने वाला राज, मतलब यूरोपियन कौन थे? तो पोर्चुगीज के लोग थे। ठीक है, तो फर्स्ट ओनली सही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए हुगली का इस्तेमाल किसने द्वारा किया गया था? हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। ठीक है, जो हुगली वाला एरिया था उसमें डकैती करने के लिए हुगली वाला जो सेंटर था, केंद्र था, उसको कौन सा यूरोपियन इस्तेमाल करता था? अभी हम लोगों ने देखा था, पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने अपना, बोल सकते हो कि कारखाना कहां पे बनाया था? हुगली वाले रीजन पे बनाया था। तो अगर उनको डकैती वगैरह करनी है तो किस जगह से करेंगे वो? ठीक है, तो हुगली वाले रीजन, तो हुगली किससे रिलेटेड है? पुर्तगाल वाले लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, तो हुगली वाले रीजन को, समुद्र, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का इस्तेमाल कौन करता था? तो पुर्तगाल के लोग करते थे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। पहली चीज की स्टार्ट किसने की थी? किसने की थी? बोल सकते हो कि हमारे जो फ्रांसिस्को डी एलमेंट थे उसने क्या करा था, इसको स्टार्ट किया था। बंद किसने किया था? अल्बुकर्क। तो दोनों के दोनों इससे क्या है, संबंधित है। ठीक है, इसने स्टार्ट किया था ब्लू वाटर नीति को, और एंड किसने किया था? अल्बुकर्क जो था उसने इसको खत्म किया था। ठीक है, तो दोनों के दोनों लोग जो है ब्लू वाटर नीति से क्या है, संबंधित है, ब्लू वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ब्लू वाटर ट्रीटी को। निम्नलिखित में से कौन सा कैलिकट का संस्थापक है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा? कैलकाटा बोल लो या कलकत्ता बोल लो।
ठीक है, ये आंसर तो आपने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो ज्यादातर हमको बुकों में नहीं देखने को मिलेगा, पर जो जॉब चौनार था जिसने कोलकाता वाली रीजन को फाइंड आउट किया था, उसने 3 गांव को मिला के कोलकाता बनाया था। ठीक है, तो वो 3 गांव के नाम बताएगा कोई? ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जॉब चुनाव जो था उसने जब कोलकाता को बनाया था तो उसने 3 गांव को मिला के कोलकाता सिटी बनाई थी। तो वो 3 गांव का नाम बताओ कोई। कोई तो बता दो। ठीक है, एक तो आ गया, 2 बता, एक तीसरा नाम। ठीक है, तो पहला गांव कौन सा था? सूतानुती। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? ठीक है, अब तीनों के तीनों आंसर आ गए। दूसरा था हमारा गोविंदापुरा। और तीसरा कौन सा था? कैलीकटा। ठीक है, तो अगर पहली चीज याद रखना कि जो कैलकाटा वाला रीजन है, कोलकाता या कलकत्ता जिसको बोला जाता है ना, उस सिटी को फाइंड आउट करने वाला आदमी कौन सा था? तो जॉब चुनाव था। ठीक है, उसने क्या करा था? 3 गांव को मिला के, 3 विलेजेस को मिला के क्या बनाया था? एक कलकत्ता सिटी बनाई थी। ठीक है, तो वो पहले गांव का नाम क्या था? है सुतान्यूटी। ठीक है, पहला गांव है। दूसरा कौन सा है? गोविंदपुर। और तीसरा कौन सा है? कैलीकट, या बोल सकते हो कलकत्ता जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इन तीनों में से सबसे बड़ा गांव कौन सा था? यही वाला था। ठीक है, कैलीकट वाला एरिया जो था, कलकत्ता वाला जो एरिया था। ठीक है, तो तीनों गांवों को मिला के उसने कौन सी सिटी को फाइंड आउट किया था? किसको फाइंड आउट किया था? किस ईयर में किया था ये भी बता दो सब। आंसर बताओ। किस ईयर में उसको फाइंड आउट किया था, इस सिटी को, कैलकाता को? नेट पे से मत देखने लगना, इतने देर में तो नेट पे से निकल जाता है। ठीक है, तो किस ईयर में फाइंड आउट करा था? 1698 में। किस ईयर में करा था? ठीक है, तो ये 3 गांव का या नाम याद रखना। ये 3 गांवों को मिला के जॉब चुनाव ने कौन सी सिटी को फाइंड आउट किया था? कलकत्ता को फाइंड आउट किया था। किस ईयर में किया था? 1698 में किया था। नेक्स्ट देखो, डचों ने अपना पहला केंद्र कहां पे स्थापित किया था? वेयर डिड द डच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट सेंटर? ठीक है, तो सबसे पहला केंद्र डच के द्वारा कहां पर स्थापित किया गया था? तो डच से रिलेटेड देखो, वैसे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, पर एक दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, कि उनका आगमन कब हुआ था, कब उनका अराइवल हुआ था, कब उनकी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, या उनका पहला केंद्र कहां पे था? तो मेन केंद्र कहां पर था उनका? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग उसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, पर पहले क्या बोला जाता था? मसूलीपट्टनम बोला जाता। किस स्टेट में लाया करता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, अब अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो ब्रिटिशर्स ने अपना पहला केंद्र कहां पे स्थापित किया था? सूरत में किया था। और दक्षिण में किस जगह पे किया था? ब्रिटिशर्स ने अपना पहला, या अंग्रेजों ने दक्षिण में अपना पहला केंद्र कहां पर स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में किया था। ठीक है, फ्रेंच की बात करो तो फ्रेंच ने अपना पहला केंद्र कहां पर स्थापित किया था? सूरत में ही किया था। तो ये चीज याद रखना, कहां पे किया था उन्होंने? सूरत में ही किया था। ये 3 इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, भारत में यूरोपियन शक्तियों के आवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर इन कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, बताओ सभी। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अभी हमने पढ़ा था, पोर्चुगीज की बात करोगे तो पोर्चुगीज लोगों ने, जो पुर्तगाल के लोगों ने गोवा को कैप्चर तो किया था, पर किस ईयर में किया था? 1510 में किया था। ठीक है, 1499 में नहीं किया।
तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही कौन सा हो गया, मतलब हमारा इस हिसाब से आंसर कौन सा सही है, ए वाला। तो हमने देखा था कि गोवा के जो पुर्तगाल के लोगों ने गोवा को किस ईयर में कैप्चर किया था, किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। अब तीन स्टेटमेंट और है, उनको पढ़ भी लो। पहला कि द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया इज मसूलीपट्टनम, तो अभी बताया मैंने। तो दक्षिण भारत में, या बोल सकते अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर खोला था, मसूलीपट्टनम में बोला था। अगर अंग्रेजों की बात करें तो सबसे पहला कहां खोला था, सूरत में। पर दक्षिण भारत की बात करो तो दक्षिण भारत में सबसे पहले कहां खोला था, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। तीसरा कि द ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। अगर किसकी बात करूं, पूर्वी भारत की बात करूं, तो पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने मतलब 1633 में उड़ीसा में अपनी पहला कारखाना खोला था। तो ईस्ट इंडिया की बात करूं तो ईस्ट इंडिया में उड़ीसा में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या खोला था, अपना केंद्र खोला था या कारखाना खोला था। फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। तो ड्यूप्लेसिस जो था उसके नेतृत्व में 1746 में फ्रांस के लोगों ने मद्रास पर क्या किया था, कब्जा किया। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही है। गलत कौन सा था, गोवा वाला, कि पुर्तगाल के लोगों ने गोवा को कैप्चर किस ईयर में किया था, 1510 में किया था। नेक्स्ट देखो, भारत के साथ व्यापार करने वाला संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ठीक है, कहां के व्यक्ति थे। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वर, इसका मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, या संयुक्त स्टॉक कंपनी, इसका मतलब क्या है, इंडिया के साथ मिलकर व्यापार करने वाला पहला यूरोपियन कंपनी कौन सी थी। मिलकर व्यापार मतलब कि दोनों की बोल सकते हो 50-50 पार्टनरशिप रहेगी, जॉइंट वेंचर समझते हो ना, कि दोनों की पार्टनरशिप है 50-50 की। तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर करने वाला या जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने वाला कौन सी यूरोपियन कंपनी थी, बताओ सभी। ठीक है, तो सही आंसर आ गया। तो हमारा कौन से लोग थे, वो डच के लोग थे। तो डच कंपनी थी, उन्होंने पहली बार भारत के साथ कैसा वेंचर बनाने की कोशिश की थी, जॉइंट स्टॉक हमारी कंपनी बनाने की या संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाने की बात की थी, कि दोनों का जो पार्टनरशिप है वो कैसी रहेगी, 50-50 रहेगी। पर बाकी की जो कंपनीज थी वो अपने हिसाब से रूल करती थी, जो भी प्रॉफिट होता था वो अपने पास ही रखती थी, भारत को कुछ नहीं देती थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत को अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। कहां कहां पे डच लोगों का अपना ट्रेडिंग सेंटर था, व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो सब लोगों ने तुक्का लगा लिया है सही। तो देखो हमको पता है सबसे पहला कहां पर था, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम बोल सकते हो। दूसरा कहां पे था उनका, सूरत में था। ठीक है, तो बाकी के अगर देखो तो भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, नागपट्टनम और चिंचुरा, तो इन सारी की सारी जगह पे हमारे डच लोगों का क्या था, बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग सेंटर वहां पे उन लोगों ने ओपन करके रखे थे। पर पहला और दूसरा जरूर याद रखना, पहला डच लोगों ने अपना केंद्र कहां पे बनाया था, मसूलीपट्टनम में, और दूसरा कहां पे बनाया था, सूरत में। तो इनमें से सारे के सारे क्या है हमारे, सही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसमें सारे के सारे सेंटर्स आ गए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य क्या था। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और सब तुक्का मत लगाना, पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ना। ठीक है, तो पहला क्या है, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का अभाव था। ठीक है, हमको पहले देखने को मिलता था क्योंकि किसी में भी नेशनलिज्म किसी के अंदर भी नहीं था, राष्ट्रवाद की भावना किसी के अंदर थी क्या। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। द कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैव अ मॉडर्न आर्म्स एंड कंपनी मॉडर्न आर्म्स
एंड मतलब ये चीज है, वो बोल सकते कंपनी में सेना की पश्चिमी परिचित प्राप्त किया और उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो कल हम लोगों ने देखा था ब्रिटिशर्स के पास कैसे हथियार हुआ करते थे, आधुनिक, बोल सकते गन वगैरह थी, तोप वगैरह थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, तीसरा, इंडियन सोल्जर्स हैज लैकनेस ऑफ वैलिडिटी कॉन्सिक्वेंसली हु पे देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन ए सर्विस। तो भारतीय सैनिकों में निष्ठा की कमी थी और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वो पर्याप्त भुगतान करते थे और उन्हें अपनी सेवाओं में रख लेते थे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है कि सेवा के लिए उनको यूज किया जाता था। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, अबव द ऑल ऑफ दी अबव। तो ऊपर के सारे स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही है। तो अंग्रेजों का बोल सकते सीक्रेट कौन कौन सा था, तो पहली चीज की यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, दूसरी चीज की उनके पास आधुनिक बोल सकते हथियार थे तो लड़ने में उनको आसानी रहती थी, और तीसरी चीज की बोल सकते कि हमारे इधर लोगों में निष्ठा नहीं थी, तो बेसिकली उनको बोल सकते सेवाओं कराने में उनको क्या रहता था, आसानी रहती थी, तो लोगों को गुलाम बना के रखते थे। ठीक है, तो ये तीन की तीन स्टेटमेंट क्या है हमारी, सही है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा बेसिक कि ज्यादातर कि हमारे इंडिया के लोगों की पहले से मान्यता कैसी रही, लोगों के सामने दब के रहना। ठीक है, तो वही अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का उठाया, उसी बात का उठाया था कि अगर वो चाहते थे, अगर वो थोड़ा बहुत गुस्से में या किसी इंसान को दबाकर रख थोड़ा सा बोल देते थे ना, तो इंसान दब जाता था। उसी चीज का फायदा उठा के अंग्रेजों ने क्या करा था, हम पे ऊपर रूल किया था। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला चार्टर प्राप्त हुआ था। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर प्राप्त हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इस ब्रिटिश कंपनी गेट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। किसको मिला था, किस कंपनी को सबसे पहले चार्टर मिला था। चार्टर मतलब समझते हो, एक तरीके की अनुमति। वो चार्टर कौन साइन करता था, वहां की महारानी साइन करती थी। तो उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने साइन करके दिया था ये चार्टर। तो सबसे पहले किस कंपनी को दिया था, ठीक है। तो लोगों ने अपना गलत आंसर देना स्टार्ट कर दिया जैसे एज एक्सपेक्टेड। तो आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पता है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट चार्टर था वो किस ईयर में साइन हुआ था, 1600 में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी बताऊं तो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था वो। ठीक है, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे अगर पहले की बात करें तो सबसे पहला चार्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सबसे पहला चार्टर। तो सबसे पहला चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था क्या, नहीं मिला था। उससे पहले एक और कंपनी थी जिसका नाम क्या था, लेवेंट कंपनी। कौन सी कंपनी, और उस कंपनी को सबसे पहला चार्टर किस ईयर में साइन करके दे दिया गया था, 1592 में दे दिया था कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहला चार्टर किस कंपनी को मिला था, तो लेवेंट जो कंपनी थी उसको प्राप्त हुआ था। ठीक है, बस अंतर कितना था इस चीज का कि ये जो लेवेंट कंपनी थी वो जो कंपनी थी भारत के साथ किस तरीके का व्यापार कर सकती थी, लैंड रूट के थ्रू व्यापार कर सकती थी। किसके थ्रू व्यापार कर सकती थी, लैंड रूट्स के थ्रू। पर वहीं पे अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापार किस बेस से कर सकती थी, सी रूट से कर सकती थी, मतलब समुद्री रास्तों से कर सकती थी। ठीक है, और ये पैदल यात्रा से मतलब पैदल रास्तों से कर सकते थे, जो भी बोल सकते कि लेकर उनको मतलब बैलों पे रख के या हॉर्सेस पे रख के उनको अपने लंदन ले जा सकते थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अनुमति थी वो किस तरीके की अनुमति थी, वो समुद्र के रास्ते से क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर प्राप्त हुआ था। तो पहला चार्टर किस कंपनी को मिला था, लेवेंट कंपनी को मिला था। किस ईयर में मिला था, 1592 में मिला था। और उनको जो अनुमति दी गई थी किसके साथ व्यापार करने की दी गई थी, भारत के साथ व्यापार करने के लिए दी गई थी, पर किस रूट के थ्रू, लैंड रूट्स के थ्रू। पर वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ईयर में फर्स्ट चार्टर प्राप्त हुआ था, 1600 में। और वो जो बोल सकते व्यापार है वो किसके थ्रू कर सकते थे, सी रूट के थ्रू या समुद्री रास्तों के थ्रू कर सकते थे, मतलब शिप्स वगैरह से वो ले जा सकते थे। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सी कंपनी सही होगी हमारी, लेवेंट कंपनी, क्योंकि उसको सबसे पहला चार्टर मिला था। किस ईयर में मिला था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ईयर में मिला, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो,
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सम्राट था? अब ये और अच्छा क्वेश्चन है। Which among the following was the emperor of India when British East India Company was formed in London? बताओ सभी। अब देखो यहाँ पे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करो तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने दो डेट पढ़ी। सबसे पहली चीज की ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में फॉर्म हुई थी, किस ईयर में फॉर्म हुई थी? और भारत किस ईयर में आई थी? ठीक है, ये बहुत सी जगह 1608 और 1609 दे के रखा है, पर 1609 सही है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब देखो 1600 के टाइम पे, उस टाइम पे कौन था एम्परर? मुगल एम्परर अकबर था, क्योंकि अकबर की मौत किस ईयर में हुई थी? 1605 में हुई थी। तो उस टाइम पे एम्परर कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर किस ईयर में मरा था? 1605 में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, गठन मतलब कि जब वो फॉर्म हुई थी, तो उस टाइम पे एम्परर कौन था? अकबर था। कौन था हमारा? पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, तो भारत में उस टाइम पे सम्राट कौन था? ये दो क्वेश्चन अच्छे से याद रखना भैया। अगर उन्होंने बोला कि गठन के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कौन सम्राट था, तो अकबर था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, जब भारत में आई थी, तो उस टाइम पे सम्राट कौन था? ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, क्योंकि अकबर 1600 में वो फॉर्म हुई थी और 1600 के टाइम पे अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु किस ईयर में हुई थी? और 1609 के टाइम पे बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, बोल सकते फरमान मतलब पहले परमिशन लेने के लिए, तो किसके दरबार में आई थी? तो सबसे पहले कौन आया था? और विलियम। ठीक है, तो जिसको बोल सकते हैं कि जहांगीर ने कौन सा टाइटल देके रखा था? इंग्लिश खान का। ठीक है, हॉकिंग्स का नाम याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो 1612 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था? वेयर इन इंडिया डिड द ब्रिटिशर सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये वाली डेट भी बहुत सी जगह पे ऊपर नीचे हो सकती है, कोई 1612 बोलता है, कोई 1613 बोलता है। ठीक है, बहुत सी जगह 1613 ही सही है, 12 नहीं है। ठीक है, और 8 और 9 में भी कंफ्यूज मत होना। अगर भारत में बोला जाए तो जहांगीर के टाइम पे जो सबसे पहला ब्रिटिशर्स आया था, तो वो 1609 में ही आया था। और सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री कब बनी थी? तो 1613 में ही बनी थी। ठीक है, तो कहां पे बनी थी ये? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पर हुई थी? जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो किस सिटी में बोल सकते हैं कि मतलब किस स्टेट में है? और फोर्ट विलियम कहां पर स्टेट है? ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करूं तो वो कहां पर है? मद्रास में है। और फोर्ट विलियम्स की बात करूं तो फोर्ट विलियम कहां पर है? बंगाल में। ये पता है ना फोर्ट, वो बोलते हैं कि सेंट जॉर्ज है क्या सबसे पहली चीज? क्या है? एक तरीके का किला है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, ये चीज याद रखना, वरना कोई शहर नाम समझ के बैठ रहे हो। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो अलग किला है, जो कि कहां पर स्थित है? मद्रास में है। फोर्ट विलियम बंगाल में, ये चीज याद रखना। बंबई पर अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किससे किया था? ठीक है, बॉम्बे हैज टेकन ओवर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। ठीक है, तो बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स ने किस कंट्री के से लिया था, ये बताओ। तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, तो पहले की स्टार्टिंग में बात करो तो जो चार्ल्स सेकंड थे और जो एक कैटरीन थे, जो चार्ल्स सेकंड जो थे वो ब्रिटिश के राजा थे, और जो कैटरीन थी वो पोर्चुगीज की रानी थी। तो उनके बीच में बोल सकते हो कि शादी हो गई थी। तो उनको दहेज के रूप में क्या मिला था? अंग्रेजों को पोर्चुगीज मिला था। एज अ दहेज नहीं मिला था, हमारा वाला दहेज नहीं कि पूरा का पूरा स्टेट ले लो। उनको एज अ लीज पे दिया गया था।
लीज मतलब कि पट्टा समझते हो ना, कि पट्टे पे दे दिया जाता, तो लीज पे दिया गया था। ये बहुत कम रेट में उन्होंने बॉम्बे को दे दिया था और अंग्रेजों ने अच्छे से उस पर शासन करके बहुत सारा पैसा कमाया था। ठीक है, फ्री में नहीं दिया था जैसे हमारे इधर दहेज देते कि भैया पूरा का पूरा शहर ले लो। ठीक है, लीज पे लिया था, पट्टे पे दिया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? किसको हटा दिया था औरंगजेब ने भैया? ठीक है, तो कौन था वो? सर जॉन चाइल्ड थे। ठीक है, बोल सकते हो कि औरंगजेब और उनके बीच में थोड़ी सी बहस वगैरह हो गई थी, कुछ चीजों पे वो लोग बोल सकते हैं कि विवाद वगैरह हो गया था, इसलिए औरंगजेब ने उनको हटवा दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने किस ब्रिटिश गवर्नर को हटवाया था? सर जॉन चाइल्ड को हटवाया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तथ्यात्मक कारण था? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर? ठीक है, अब फर्स्ट बोल सकते कर्नाटक वॉर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, पर यहां पे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि तत्कालिक जो कारण था वो क्या था, इमीडिएट कॉज कौन सा था फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बीच में? अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग बी बता रहे हैं, पर बी आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है हमारा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना, वो इमीडिएट कॉज था। इमीडिएट मतलब समझते हो, रिफ्लेक्शन में कि एकदम से वॉर कैसे स्टार्ट हुई, तो जो बोल सकते कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किसके जहाजों पे कब्जा कर लिया था? फ्रेंच की जहाजों पे कब्जा कर लिया था, तो उसके कारण सबसे पहले इमीडिएट कॉज में कौन सी वॉर हुई थी? फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई थी। तो ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे ब्रीफ में, पर इतना याद रखना कि अगर आपसे इमीडिएट कॉज की बात करें, तत्कालिक कारण की बात करें, तो तत्कालिक जो कारण था वो क्या था? कि जो अंग्रेजों ने किसकी जहाजों को पर कब्जा कर लिया था? फ्रांस की, बोल सकते हैं कब वो जहाजों पे कब्जा कर लिया था, तो उसके कारण कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था। बी जो आंसर बता रहा है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, वो भी एक रीजन था कि बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब ऑस्ट्रिया वाले रीजन पर लड़ाई हो रही थी, किस किस के बीच में? फ्रेंच वाले लोगों के लिए और इंग्लैंड वाले लोगों के बीच में, कि ये वाले एरिया को कौन कब्जा करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, पर इमीडिएट कॉज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तत्कालीन कारण की। तो तत्कालीन कारण क्या था? कि अंग्रेज लोगों ने किसकी जहाजों पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बदले में उनके बीच में कौन सी वॉर हुई थी? फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फारस फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। अब मैंने बताया था तो कि फ्रांस में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, एक तरीके की कंपनी। वो कंपनी उस टाइम पे फ्रांस का शासनकाल मतलब कौन राजा था, इसका आंसर आपको सबको कमेंट सेक्शन में देना है। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है कि उस टाइम पे उधर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उन दोनों का जो आंसर जो है वो आपको बताना है। भैया क्वेश्चन ध्यान से सुन लो एक बार और। सबसे पहली चीज की जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जब गठन हुआ था, या फ्रांस में जो कंपनी बनी थी, उस कंपनी बनने के टाइम पे उस टाइम पे फ्रांस का राजा कौन था? पहला आंसर आपको ये देना है। और दूसरा ये भी बताना है कि उस टाइम पे उधर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। इसके तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को आपको खुद को लिखना है, नेट पे से सर्च करके मत लिखना भैया। ठीक है, तो आज का सेशन में समझ में आया, तो कल से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे, बंगाल वाले रीजन में किस तरीके से उन्होंने रूल करा था, तो कल से वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।